everyone, this is Jyoti and welcome to my channel। और हम इंग्लिश पेडागोजी पर डिस्कशन कर रहे थे और आज हम इंग्लिश पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक, एक न्यू टॉपिक लेंगे। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक होगा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैं इसे एज अ लैंग्वेज के बेस पे पढ़ाऊंगी, बट जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है वो हर एक सब्जेक्ट पेडागोजी में आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? एक मिनट। मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कुछ ऐसे मैगजीम्स होते हैं जिनका यूज एक टीचर करता है व्हाइल ही इज टीचिंग। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पर पढ़ेंगे कि मैगजीम्स क्या होते हैं। बट ये जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का जो टॉपिक है, ये एक तरह से कॉमन टॉपिक होता है जो हर एक सब्जेक्ट पेडागोजी में पूछ लिया जाता है। तो मेन फोकस जो होगा वो कॉन्सेप्ट पे समझने को होगा, ना कि लैंग्वेज के बेस पर हम समझेंगे। हालांकि आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको हर एक सब्जेक्ट पेडागोजी में हेल्प करेगा जहां भी मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा। और ये भी नहीं कह सकते कि ये सीडीपी में भी आ सकता है, ये हिंदी में पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये मैथ में भी आ सकता है, ईवीएस में भी आ सकता है। सो ये कॉमन टॉपिक हो गया जो सब्जेक्ट पेडागोजी में पूछा, जो पेडागोजी का टॉपिक है। यहाँ पे हम लैंग्वेज के बेस पे पढ़ेंगे कि लैंग्वेज के बेस पे क्या मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, बट ये हेल्पफुल रहेगा आपकी हर एक पेडागोजी में। इसके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 1 से 2 मार्क्स कंपलसरी है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो हमारा टॉपिक है वो है मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। और कुछ 10 to 12 मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है जिनका यूज करते हैं। अब ये मैगजीम्स ऑफ टीचिंग होते क्या? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, जैसे कुछ ट्रिक्स होती हैं या यूं कह दें कि कुछ मेथड्स होते हैं। मैगजीम्स को हिंदी में हम कहते हैं सूत्र, ठीक है? सूत्र यानी कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करता है एक टीचर व्हाइल ही इज टीचिंग। एक टीचर फॉलो करता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा लर्निंग है या जो बच्चे की लर्निंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। कहीं ना कहीं लर्निंग को थोड़ा अच्छा करने के लिए और इजीली बच्चा सीख सके, उसके लिए हम कुछ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का यूज करते हैं। अब वो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है नोन टू अननोन। यही सेम टॉपिक आपको हिंदी में भी मिलेगा, तो मैं वहां भी डिस्कस कराऊंगी। अभी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं। फर्स्ट मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या है? वो है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन। वैसे ये मैगजीम्स बहुत इजी हैं, इनको नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें है क्या, बट कुछ ना कुछ पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो फर्स्ट थिंग इसमें आता है दैट ये जो मैगजीम होता है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस मैगजीम बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट learners knows something। यानी कि ये जो मैगजीम होता है ये बेस्ड होता है किस पर? कि लर्नर्स knows something, यानी कि जो स्टूडेंट है हमारा या जो लर्नर है उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज है, पहले से प्री नॉलेज होती है, और उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है वही नोन है हमारे लिए। वही क्या है? नोन है। और जो हमें उसे सिखाना है, जो भी टॉपिक हमें उसे सिखाना है, वो हमारे लिए अननोन होगा। तो जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसकी बेस पर, उसकी हेल्प से हम उसको कोई न्यू नॉलेज देंगे। यही होता है प्रिंसिपल नोन टू अननोन, ठीक है?
यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं, प्रीवियस नॉलेज lays the foundation of new knowledge. Previous knowledge lays the foundation of new knowledge. ठीक है, तो ये आपको सिंपली समझ में आ गया होगा that this maxim based on a fact that learners know something and previous knowledge lays the foundation of new knowledge. अब इसको एक और सिंपल तरीके से हम एक एग्जाम्पल लेके सीख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें बच्चे को प्रोनाउन सिखाना है, तो अगर हम उसे प्रोनाउन सिखाने जा रहे हैं इट्स मीन उसे नाउन की नॉलेज होगी। तो जो नाउन की नॉलेज है उसकी हेल्प से हम उसे प्रोनाउन की नॉलेज देंगे, उसकी हेल्प से हम उसे प्रोनाउन सिखाएंगे। यही होता है नोन टू अननोन, यानी कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी हेल्प से और उसके बेस पर हम उसे न्यू नॉलेज देंगे। यही मैक्सिम है नोन टू अननोन। ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट मैक्सिम है। और सेकंड क्या होगा? सेकंड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिंपली आप इसको पढ़ के समझ गए होंगे कि इस मैगजीन्स में क्या होगा, यानी कि जो सिंपल थिंग्स हैं उनको हमें पहले सिखानी चाहिए। दैट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट फर्स्ट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। यानी कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, या यूँ समझ लीजिए कि हम ग्रामर का ही कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, समझ लीजिए प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्रोनाउन सिखा रहे हैं तो उसमें जो सिंपल थिंग्स है, जो सरल चीजें हैं, उन्हें हमें बच्चे को पहले सिखानी है और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उसमें उनको सिखाना है। इससे क्या होगा, ये रीजन मतलब ऐसा क्यों करना चाहिए, जब हम सिंपल थिंग्स को बच्चे को पहले सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इनकरेज होगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और वो इनकरेज होगा थोड़ा आगे और सीखने के लिए। बट अगर पहले ही हम उसे कॉम्प्लेक्स सिखा देंगे और मान लीजिए उसको समझ में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो होगा, उसका कॉन्फिडेंस और कम होगा। इसलिए हमें पहले सिंपल थिंग्स को सिखाना चाहिए और फिर कॉम्प्लेक्स थिंग्स पे आना चाहिए। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर हम वोकैब सिखा रहे हैं इंग्लिश में, अगर हम वोकैब सिखा रहे हैं तो जो सिंपल वोकैब्स हैं उनको हमें पहले पढ़ाना है और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स वोकैब्स हैं उनको पढ़ाना है। सिंपल आप समझ गए होंगे दैट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैगजीम है क्या, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मैगजीम है वो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना क्या होता है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आपको अच्छे से पता होगा दैट व्हाट इज कॉन्क्रीट एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट थिंग्स वो होती हैं जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। लाइक ये डस्टर है और इस डस्टर को हम अपनी आईज से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दिस इज कॉन्क्रीट। और कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है बट वो चीज हमारे कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में है, वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होंगी। तो हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पहले सिखाना चाहिए और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। पहले हमें, जैसे अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो हमें कॉन्क्रीट थिंग्स का एग्जाम्पल पहले देना है जो बच्चे ने देख रखे हैं, और उसके बाद हमें उसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का एग्जाम्पल देना है, उसके बाद हमें उसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का एग्जाम्पल देना है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक हमने बच्चे से कहा दैट अ येलो एप्पल
येलो एप्पल। अब एप्पल तो रेड होता है, येलो नहीं होता, बट हमने कहा कि इमेजिन करो, हमने बच्चों से कहा दैट इमेजिन करो अ येलो एप्पल। अब ये येलो एप्पल को तभी इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करना क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बट वो येलो एप्पल तभी इमेजिन कर सकते हैं जब उन्होंने एप्पल को कॉन्क्रीट फॉर्म में देखा हो, जब उन्होंने एप्पल को कॉन्क्रीट फॉर्म में देखा हो। इट्स मीन पहले हमें कॉन्क्रीट फॉर्म में उन्हें एग्जाम्पल देने हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उन्हें सिखाना है, और उसके बाद हमें एब्स्ट्रैक्ट पे आना है। अगर उन्हें कॉन्क्रीट थिंग्स की नॉलेज नहीं होगी तो वो एब्स्ट्रैक्ट को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि जो हमारा टीचिंग है वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। समझ रहे होंगे? यानी कि एक येलो एप्पल, अगर हम बच्चे से कह रहे हैं कि एक येलो एप्पल को इमेजिन करो या एप्पल को ड्रॉ करो, तो वो एप्पल को ड्रॉ तभी कर पाएंगे जब उन्होंने एप्पल देखा होगा। अगर उन्होंने एप्पल देखा ही नहीं होगा तो वो ड्रॉ कैसे करेंगे या इमेजिन कैसे करेंगे? जब उन्हें एग्जैक्टली पता होगा कि एप्पल का शेप कैसा होगा तो वो येलो, ग्रीन एंड पिंक, ब्लैक कोई भी एप्पल इमेजिन कर लेंगे। बट इन द केस जब उन्होंने एप्पल देखा है तो हमें पहले कॉन्क्रीट चीजों से सिखाना है और फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे आना है। सिंपल। नंबर 4 है एनालिसिस टू सिंथेसिस। नंबर 4 क्या है? एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि डिटेल टू समरी। इसमें एक सिंपली हम समझ सकते हैं, डिटेल टू समरी, डिटेल टू समरी। आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या अ कॉम्प्लेक्स चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके सिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, लर्निंग इजी होगी। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स and then summarize it. पहले हमें उसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना है और फिर उसको समराइज कर लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, डिटेल टू समरी जाने का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या हुआ। एनालिसिस यानी कि किसी भी टॉपिक को पहले हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाएंगे और फिर उनको हम समराइज कर लेंगे, फिर उनको हम गैदर कर लेंगे। लाइक अगर हम सेंटेंस भी पढ़ा रहे हैं तो हम सेंटेंस के पार्ट्स को पहले पढ़ाएंगे, पहले सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वर्ब के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, फिर हम एक सब्जेक्ट का वर्ड लिखेंगे, फिर एक वर्ब लिखेंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एंड देन हम बच्चों को बताएंगे दैट दिस इज अ सेंटेंस। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे अगर बताना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर हमें बताना है तो पहले हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। लाइक पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्रेडिकेट बताएंगे, उसके बाद हम सेंटेंस के फॉर्मेशन को बताएंगे। डायरेक्ट सेंटेंस के फॉर्मेशन को हमें नहीं बताना है। यानी कि एनालिसिस टू सिंथेसिस जाना है और फिर ऐसे सिखाना है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। नंबर 4 ये था, और नंबर 5 जो हमारा है वो है इंडक्शन टू डिडक्शन। नंबर 5 जो मैक्सिम है वो है इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन मीन्स सिंपली एग्जाम्पल टू कंक्लूजन। एग्जाम्पल टू कंक्लूजन। एग्जाम्पल टू कंक्लूजन। अब हमें पहले अलग अलग समझ लेते हैं दैट इंडक्शन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है। इंडक्शन मीन्स, यहाँ पे हम अलग अलग समझेंगे। इंडक्शन में क्या होता है, फ्यू एग्जाम्पल्स आर
given and then conclusion should be drawn. ये होता है इंडक्शन. सिंपल एग्जाम्पल टू रूल जाना. इंडक्शन का मतलब होता है एग्जाम्पल टू रूल जाना. अगर हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम पहले उसके कुछ एग्जाम्पल देंगे. हमने पढ़ाना स्टार्ट किया क्या, नरेशन. एक एग्जाम्पल अगर लेके देखें तो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं. ठीक, हमने नरेशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम क्या करेंगे, पहले नरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देंगे. पहले नरेशन के कुछ एग्जाम्पल देंगे, उनको उनका कॉन्वर्जेशन के कुछ एग्जाम्पल देंगे कि नरेशन के कॉन्वर्जेशन होते कैसे हैं. कुछ एग्जाम्पल देंगे किसके, कॉन्वर्जेशन ऑफ, एक मिनट, नरेशन की कंजर्वेशन के हम कुछ एग्जाम्पल देंगे कि कैसे नरेशन आपस में इंटरचेंज होते हैं. इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है, हम पहले ये बताएंगे और उसके बाद हम रूल्स को बताएंगे. यानी कि एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे, एग्जाम्पल टू रूल, एंड उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, एग्जाम्पल टू कंक्लूजन. और डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन होता है रूल टू एग्जाम्पल. दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. ये होता है रूल टू एग्जाम्पल और ये होता है एग्जाम्पल टू रूल. एग्जाम्पल टू रूल सिंपली, अगर हम मान लीजिए नरेशन पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ एग्जाम्पल देकर फिर रूल्स बता रहे हैं तो वो इंडक्शन होगा. और अगर हम, इंडक्शन एक मेथड होता है, इंडक्शन मेथड और डिडक्शन मेथड, इंडक्शन और डिडक्शन मेथड होते हैं. और अगर हम उनके पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पहले रूल्स बता दे रहे हैं और उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये डिडक्शन होगा. अब इन दोनों को एक साथ यूज कैसे करते हैं, इन दोनों का एक साथ यूज ऐसे होता है कि पहले मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे हैं तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद हम रूल्स को कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूजन ऑफ रूल, रूल्स को निकाल देंगे. यही होता है इंडक्शन टू डिडक्शन जाना. अब नंबर 6 जो है वो है नियर टू फार. नंबर 6 क्या है, नियर टू फार. नियर टू अ फार, नियर टू फार ये कैसे होगा, मीन्स a learner learners are familiar to their immediate environment. लर्नर्स आर फेमिलियर टू देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट. इट्स मीन कि जो लर्नर्स होते हैं वो उनका जो आसपास का वातावरण होता है उससे काफ़ी कह सकते हैं फेमिलियर होते हैं. तो अगर हम एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं और नाउन में कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो हमें पहले जो उनके आसपास की चीज़ें हैं उनका यूज करना है एज ए एग्जाम्पल. अब बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं तो उनके आसपास क्या चीजें होंगी, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, फैन हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, पेन हो सकता है, उनका बैग हो सकता है. तो जो उनके आसपास की, जो उनके एनवायरनमेंट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं
उनका यूज़ करेंगे हम एज अ एग्जाम्पल। एंड आफ्टर डैट जो उनके आसपास मौजूद नहीं है, यानी कि जो फार है, जो दूर है, लाइक ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, बस हो गया, कोई व्हीकल हो गया, या कोई ट्री हो गया। ट्री भी पॉसिबल है कि हाँ स्कूल में हो सकता है, बट जो चीज़ें हमारे उनके इमीडिएट इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, उनका एग्जाम्पल हम बाद में देंगे। यानी कि पहले हम किस एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे, जो उनके आसपास के इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उनका, और उसके बाद जो आसपास के इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है उन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे एज एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक पढ़ाते टाइम, while we are teaching any topic of language. Near to far. Number 6 and number 7 है whole to part. Number 7 है whole to part. अब whole to part क्या होगा? The learner should be taught the whole lesson first and then its parts. यानी कि पहले हमें whole lesson को पढ़ाना है और उसके बाद उनके parts को पढ़ाना है। यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, that the learner should be taught the whole lesson first and then its parts should be analyzed and studied. The learners should be taught the whole lesson first and then its parts should be studied. यानी कि हमें पहले होल लेसन के बारे में बता देना है और उसके बाद उसके पार्ट्स में बताना है। अब ये जो चीज़ें होती हैं, लाइक ये जो रूल्स है, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया दैट एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले मैंने बताया था कि पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाएंगे, उसके बाद उनका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। बट इसमें हम बता रहे हैं दैट पहले होल को सिखाएंगे और फिर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये डिपेंड करता है दैट टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं हम। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें हम एनालिसिस टू सिंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम सिंथेसिस टू एनालिसिस यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा सकते हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं। अब वो एज ए टीचर हमें डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक पे या कौन से सब्जेक्ट पे हमें किस मैक्सिम का यूज़ करना है। हम ये पेडागॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि पढ़ाना कैसे है, हमें पढ़ाने की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को सिखाना कैसे है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया होल टू पार्ट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन या सेंटेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस को लिख देंगे, सबसे पहले हम एक सेंटेंस को बोर्ड पर लिख देंगे और उसके बाद हम उनके पार्ट्स को बताएंगे कि ये जो है इसमें सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ये पूरा एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, अब इसमें मैं बताऊंगी दैट ये क्या है, मॉडल वर्ब है या ये मेन वर्ब है, ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्क करेगा, बाकी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। इन चीज़ों को हम ऐसे पढ़ाएंगे, यानी कि होल टू पार्ट कैसे जाएंगे। पहले पूरा सेंटेंस हमने लिख दिया, यानी कि पहले हमने होल सिखा दिया एंड देन हम उसके पार्ट्स में जा रहे हैं। ठीक, ऐसे पढ़ाना है। कितने प्रिंसिपल हो गए? 7। अब 8th प्रिंसिपल जो है वो है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नंबर 8 है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का क्या मतलब हुआ कि when a teacher is teaching, he should keep in mind learner's aptitude
लर्नर्स का जो एप्टीट्यूड है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनकी कैपेसिटी है, डिफिकल्टी लेवल है, साइकोलॉजिकल का सिंपल मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे बच्चे की साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। अब साइकोलॉजी में क्या आता है, इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। साइकोलॉजी में क्या आता है कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे की अपनी एक नीड होती है, हर एक बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक स्पीड होती है, और वो उसी स्पीड पे सीखेगा। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 तरह के होंगे। दैट 30 स्टूडेंट्स आर 30 टाइप्स। वो 30 टाइप्स के होंगे, उनकी कैपेसिटी अलग होगी, उनका एटीट्यूड अलग होगा, उनका एप्टीट्यूड अलग होगा, उनका डिफिकल्टी लेवल अलग होगा। कोई टॉपिक किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो किसी के लिए इजी है, कोई टॉपिक किसी को इजी लग रहा है तो किसी के लिए डिफिकल्ट है। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रख कर फिर हमें सिखाना है। पहले हमें बच्चे की साइकोलॉजी को देखना है और उसके बाद लॉजिक्स को देखना है। पहले हमें बच्चे की साइकोलॉजी को देखना है और उसके बाद जो भी हम सिखा रहे हैं उससे एक लॉजिकल वे में एडजस्ट करेंगे। यानी कि अब हम एक 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो 30 को हम एक एक करके तो पढ़ा नहीं पाएंगे कि एक एक बच्चे के टेबल पर हम गए और एक एक बच्चे को हमने एक एक नाउन सिखाया। मतलब एक बच्चे को हम गए और एक एक बच्चे को हमने 10-10 मिनट दिए और नाउन अलग अलग सिखाए, ऐसा तो नहीं। पढ़ाना हमें सबको साथ में है। तो यही होता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाना। पहले हम इंडिविजुअल डिफरेंस को देखेंगे और उसके बाद हम उसको एक लॉजिकल वे में अरेंज करके और फिर सिखाएंगे। हमने एक एक बच्चे की कैपेसिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उनका डिफिकल्टी लेवल उसको माइंड में रखा और उसके बाद एक लॉजिकल वे में, एक लॉजिकल तरीके से उनको सिखाया, एक लॉजिकल तरीके से अपनी टीचिंग को बढ़ाया, टीचिंग को किया। यही होता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाना। इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है दैट टू चाइल्ड्स आर नॉट सेम। दो बच्चे एक तरह से नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यही होता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाना। नेक्स्ट है पर्टिकुलर टू जनरल। नंबर 9 है, मेरा मार्कर भी खत्म हो रहा है। पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल जाना। अब पर्टिकुलर टू जनरल ये होता है इंडक्टिव मेथड पर बेस है। ये जो मैक्सिम है, ये मैक्सिम किस पर बेस है? इंडक्टिव मेथड। ये मैक्सिम किस पर बेस है? इंडक्टिव मेथड पर बेस है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पर्टिकुलर टू जनरल, अब ये इंडक्टिव मेथड पर बेस कैसे हुआ? इंडक्टिव मेथड क्या होता है? एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल। यानी कि जो हम एग्जाम्पल्स लेंगे, जो भी एग्जाम्पल एक टीचर यूज करेगा वो पर्टिकुलर होगा। पर्टिकुलर यानी कि वो डिफरेंट होगा, वो अलग होगा। हर एक टीचर अलग एग्जाम्पल यूज करेगा। मैं अपनी वीडियोस में कुछ अलग एग्जाम्पल को यूज करती हूँ, कोई और टीचर कुछ अलग एग्जाम्पल को यूज करता होगा। तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, बट जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए जनरल होते हैं, वो सबके लिए जनरल होते हैं। मैं एग्जाम्पल डिफरेंट यूज कर सकती हूँ, बट अगर मैं इंडायरेक्ट स्पीच या कुछ भी पढ़ा रही हूँ तो उसका जो कॉन्वर्सेशन होगा या उसका जो कंजर्वेशन होगा, उसका जो चेंज का जो फॉर्म होगा, जो तरीका होगा, वो रूल जो होगा वो सबके लिए सेम होगा, वो अलग नहीं होगा। इसीलिए पर्टिकुलर टू जनरल जाना होता है। पर्टिकुलर टू जनरल जाने का मतलब हुआ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट शुड बी गिवन एंड देन अ जनरल रूल शुड बी फॉर्म। यानी कि हमें पहले कुछ स्टेटमेंट दे देने हैं और उसके बाद रूल्स को बता देना है। ठीक है, अगर हम कोई टॉपिक सिखा रहे हैं उसमें हमने कुछ स्टेटमेंट दिए कि ऐसे 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 कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए, कुछ एग्जाम्पल दिए, बच्चों को समझाया और उसके बाद हमने उन्हें रूल्स को सिखा दिया। यही होता है पर्टिकुलर टू जनरल जाना। हमें पहले एग्जाम्पल देने हैं बच्चों को और उसके बाद रूल्स को बताना है। डायरेक्ट मैथ भी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उठा के हमें रूल नहीं रटा देना है उनको, उन्हें एग्जाम्पल के बेस पे समझाना है।
पहले कुछ एग्जाम्पल हमें खुद सॉल्व करके उन्हें दिखाना है और उसके बाद उन्हें रूल बताना है और उसके बाद वो खुद से सॉल्व करेंगे। दिस इज पर्टिकुलर टू जनरल जाना। अब नेक्स्ट जो है नंबर 10 क्या है? एम्पिरिकल टू रेशनल। एम्पिरिकल टू रेशनल। अब ये जो होता है दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल थिंग्स पर बेस्ड होता है, साइंटिफिक होता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। और रेशनल क्या होता है? बेस्ड ऑन arguments and explanation. This is based on arguments and explanation. और first of all empirical knowledge should be given and then rational knowledge, यानी कि पहले हमें उसे प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड जो नॉलेज होती है उसे देनी है और उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद आर्गुमेंट्स और एक्सप्लेनेशन नॉलेज, यानी कि हमें एम्पिरिकल टू रेशनल जाना है। पहले हमें उन्हें एम्पिरिकल नॉलेज देनी है और उसके बाद रेशनल नॉलेज देनी है। ये हमारा 10th था। नंबर 11 है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। Actual to representative। Actual to representative का मतलब हुआ while we are teaching actual objects should be taught first, या actual objects should be take first as an example। यानी कि जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हमें बच्चों को दिखाना है और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका यूज करना है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, ठीक। अब एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स का मतलब हुआ कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमने एग्जांपल दिया मार्कर का, हमने एग्जांपल दिया डस्टर का, हमने एग्जांपल दिया टेबल का, हमने एग्जांपल दिया चेयर का। वो ऑब्जेक्ट्स जो एक्चुअल में वहां पर अवेलेबल हैं, जो एक्चुअल में वहां पर हैं, उनका हमने एग्जांपल दिया और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमने उनके मॉडल्स को दिखा दिया, हमने उनको एज ए चार्ट्स में दिखा दिया, चार्ट्स का यूज करके पढ़ा दिया। जैसे कि अब हम बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखा रहे हैं। सिंपल, अगर छोटे बच्चों को हम पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखा रहे हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, तो पहले हमने उनको अपने सामने दिखाया था। दिस इज हैंड, लेग्स, आईज, नोज, ईयर्स, हेयर, ये सारे पार्ट्स को हमने पहले सामने से उनको एक्चुअल में दिखाया और उसके बाद उनको हमने चार्ट्स में समझाया। उसके बाद हमने उनके सामने उसको प्रेजेंट किया। यानी कि एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव जाना है, पहले एक्चुअल चीजों का एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेशन का यूज करना है। और हमारा लास्ट जो है मैगजीन वो है डेफिनेट टू इंडेफिनिट। डेफिनेट टू इंडेफिनिट। अब डेफिनेट टू इंडेफिनिट क्या होता है कि जो डेफिनेट थिंग्स होती हैं, जो निश्चित चीजें हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? निश्चित से अनिश्चित। जो निश्चित चीजें हैं उनको हमें पहले सिखाना है एंड देन वी शुड टीच द इनडेफिनिट थिंग्स। ठीक है, डेफिनेट थिंग्स फर्स्ट, डेफिनेट थिंग्स शुड बी टॉट फर्स्ट एंड देन इनडेफिनिट थिंग्स। तो सिंपल 12 मैगजीम्स ऑफ टीचिंग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक एक को मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा
और इजी वे में एग्जाम्पल लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया। सेम टॉपिक हम लोग हिंदी पेडागॉजी में पढ़ेंगे एंड मुझे इतना पता है कि जब आप हिंदी पेडागॉजी में इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और वो आपको इसको समझने में भी हेल्प करेगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।